नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम आपके पर्सनल फैन से जुड़े हुए सवालों पर बातचीत करते हैं, जहां हम आपके उन टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं जिनके जरिए आप ना केवल पर्सनल फाइनेंस के तमाम जितने भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सीख सकते हैं, बल्कि उसे अप्लाई भी कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बना सकते हैं और सुदृढ़ बना सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ विरल भट्ट सर मौजूद हैं और आज वो स्टूडियो में हैं और चर्चा करेंगे हम आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि है फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप को लेकर। कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अक्सर आपने जार्गन्स में सुना होगा फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के बारे में, और कंफ्यूजन भी रहता है कई बार कि क्या फ्लेक्सी कैप फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मल्टी कैप फंड्स के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दोनों में अंतर क्या है, दोनों की खूबियां क्या है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ेगा, साथ साथ एक मेल आईडी दिखाई पड़ेगा 70452200। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आस्क आवाज योर मनी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करके आप अपना पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा सवाल भेजें। और साथ ही साथ yourmoney@nw18.com, ये हमारा मेल आईडी है। इस पर भी आप अपना सवाल भेजकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल सीधे सीधे पूछ सकते हैं जानकारों से। विरल सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज स्टूडियो में आपसे मुलाकात हो रही है। तो पहले तो अक्सर जब पर्सनल फाइनेंस की बात होती है तो कन्फ्यूज़न उठता है कि ये मल्टी कैप फंड क्या होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं। तो सरल भाषा में आप कैसे समझाएंगे इसे, क्या होता है, किनको निवेश करना चाहिए, किनको दूर रहना चाहिए, क्या फ़ायदे क्या नुकसान? शुक्रिया सुमित जी, शो में बुलाने के लिए और स्टूडियो में बुलाने के लिए। पहली बार अगर हम सुनते हैं, यानी अगर कोई निवेशक पहली बार सुनता है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है। बट सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये दो अलग अलग कैटेगरी की है। फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करें तो नाम में ही है फ्लेक्सी, तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। मल्टी कैप, अगर मल्टी कैप की बात करें तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो सेट किया है सेबी ने, फ्लेक्सी कैप में कोई ऐसा कैप नहीं है। जहाँ पे भी फंड मैनेजर को लगता है, जिस हिसाब से मार्केट है वो हिसाब से वो लोग वो मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो डालते हैं। प्रीडोमिनेंटली ऐसा देखा गया है सुमित जी कि मेजरली वो लोग लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और मल्टी कैप जो होता है उसमें वहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि 25% आपका लार्ज कैप रहेगा, 25% आपका मिड कैप रहेगा और 25% आपका स्मॉल कैप रहेगा, और कुछ हिस्सा वो डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे कहा कि जो भी जहां पे भी फ्लेवर ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट की वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में जा रही है, प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में ज़्यादा करते हैं और वो हिसाब से वो फ्लेक्सी कैप का वो लोग चुनाव करते हैं। वहाँ पे 65% एलोकेशन होता है, 30 to 40% लार्ज कैप हो सकता है, 10 to 15% मिड कैप हो सकता है और 10 to 15% स्मॉल कैप हो सकता है। कैपिंग कुछ भी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप में फिक्स्ड 25, 25, 25 और डेट में भी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लेते हैं। अभी रिस्क की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में रिस्क कम होता है और रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे मार्केट जिस हिसाब से डायरेक्शंस पे जाता है, फंड मैनेजर को लगता है वो हिसाब से वो करते हैं। एक साल के कम समय में आप अगर देखें तो इक्विटी में अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है और आपको बुक करना है तो 15% लगता है, और फिर एक साल के बाद जैसे LTCG है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो वहाँ पे पिक्चर में आता है। तो रिस्क अगर देखें तो फ्लेक्सी कैप में कम है, मल्टी कैप में रिस्क ज़्यादा है। रिस्क क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है फंड मैनेजर को, वो मार्केट कैप को स्टिक रहता है। 25% उसका मैंडेट है, तो वो लार्ज कैप में बढ़ नहीं सकता है, 25 ही रखना है। मिड कैप में भी 25 से ज़्यादा नहीं जा सकता है और स्मॉल कैप में भी 25 से ज़्यादा नहीं जा सकता है। और वो मैंडेट है तो वो करना ही है उनको, क्योंकि मार्केट अगर वॉलेटाइल रहा, ऐसा देखा गया है कि सुमित जी की जब भी मार्केट की वॉलेटिलिटी आती है और प्रॉब्लम्स आते हैं तो वहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़े हिट होते हैं, तो थोड़ा सा है डिसएडवांटेज। बट हाँ, अगर आपकी रणनीति सही रही और आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट का टेन्योर आपने जो डिसाइड किया है वो 7 साल 10 साल से आसपास का है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मल्टी कैप इज अ गुड चॉइस। और अगर आपका टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन आपको रखना है 5 to 7 ईयर्स के आसपास, तो आप फ्लेक्सी कैप को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो विरल सर, जो मैं समझा हूँ, फ्लेक्सी कैप मतलब वो जो अपने कैपिटल को लेकर फ्लेक्सिबल है, जितना मर्जी उसमें वो कैपिटल एलोकेट कर सकता है, कोई कैप नहीं है, 1। और मल्टी कैप मतलब जिसने मल्टीपल कैपिटल वाले ऑप्शन, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या डेट,
के अंदर अपना इन्वेस्ट कर रखा है। क्या ये सही है? सही, एकदम सही है। ओके, तो इस तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और दोनों के अलग अलग फायदे नुकसान भी हैं, जो आपको विरल सर अभी भी बता भी रहे थे। अगर विरल सर कोई दो फ्लेक्सी कैप, कोई दो मल्टी कैप चुनने हो तो आपका नजर कहाँ होगा? अगर मल्टी कैप की बात करी, ये जो कैटेगराइजेशन की बात, इन्वेस्टर्स में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी कि किस में करे किस में नहीं करे। मैं यहाँ पे मल्टी कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निपॉन मल्टी कैप एक फंड है, वहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ, और एक कॉन्ट का एक्टिव फंड, ये जो है वो दो फंड मैं मल्टी कैप के कैटेगरी में सजेस्ट करता हूँ। और फ्लेक्सी कैप में अगर यहाँ से एंट्री लेनी है किसी को भी, तो एक पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड है और कैनरा रोबेको का एक फ्लेक्सी कैप फंड है। ये दो फंड मैं फ्लेक्सी कैप के कैटेगरी में मैं सजेस्ट करता हूँ। तो दो नाम आपकी स्क्रीन पर, अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड, जिनके अंदर आप निवेश करके जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी कैप फंड्स का चुनाव करना चाहते हो तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड जो है, ये दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप की रैली चलती है तो मल्टी कैप की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है, और अगर मिड कैप स्मॉल कैप बाजार की तेज गिरावट में गिरते हैं तो मल्टी कैप की तरफ से रिटर्न थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो ये कुछ ट्रेड्स जो कि आपको विरल सर बता रहे हैं। इसके साथ ही अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ सृष्टि कपूर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से। सृष्टि जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि अभी मैं एसआईपी में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ और उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 2 लाख अराउंड है। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है विद इन 1 ईयर। तो अभी इसमें 15,000 और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कौन से फंड इन्वेस्ट करना चाहिए मेरा गोल के हिसाब से? जैसे मुझे 10 साल में मतलब 50 लाख का चाहिए, तो किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसमें जो एग्जिस्टिंग है उसमें से किसी में रिमूव करना है? ओके, सृष्टि जी, जो 15,000 रुपए का नया निवेश है, ये एग्जिस्टिंग एसआईपी के साथ है या इसके अलावा है? इसके अलावा है। इसके अलावा, पर मंथ, राइट? जी। ओके विरल सर, बहुत ही साफ गोल, 50 लाख का टारगेट है, 10 साल का नजरिया है। मौजूदा एसआईपी 10,000 रुपए की है, एसआईपी 15,000 की एडिशनल और कर सकती हैं। ये सामने इनका पोर्टफोलियो है जिसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कोटक फंड, निपॉन फंड एंड टैक्स रिलीफ फंड्स भी हैं। तो क्या फेरबदल करना चाहिए, कोई नया नाम जोड़ना चाहिए, इन्हीं में एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए, क्या करें? या सृष्टि जी को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा, सुमित जी, के पहले तो मैं, ऐसी मेरी समझ है कि अगर मैं सही हूँ, उनका जो ELSS जो 80C का जो कोटा है वो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी से कंप्लीट किया है उन्होंने। और अभी जो नया है वो मेरे हिसाब से उनको ओपन एंडेड फंड्स में जाना चाहिए, जहाँ पे कोई लॉक इन नहीं आता है, क्योंकि ELSS में लॉक इन हो जाता है। तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनको कि अगर वो उनको स्टॉप करना है या एग्जिट होना है तो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो बोला कि 15,000 वो एडिशनल कर सकते हैं, तो एडिशनल में मेरी सजेशन रहेगी फॉर फ्लेक्सी कैप, पराग परिक का जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो देख सकते हैं। लार्ज कैप में वो एक SBI ब्लू चिप का एक फंड है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ऐड कर सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप, यानी एक फ्लेक्सी कैप में PPFS, लार्ज कैप में एक SBI का ब्लू चिप, और लार्ज एंड मिड कैप में वो एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 15,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। उनका ELSS ऑलरेडी है फंड्स, और ELSS में भी मैं एक सजेशन उनको देना चाहूँगा कि एक एक्सिस का जो उनका लॉन्ग टर्म इक्विटी है और आदित्य बिरला का जो टैक्स रिलीफ है, उनको अगर वो चेंज करके, फंड को चेंज करके वो कॉन्ट को टैक्स सेवर में ऐड कर सके और कैनरा टैक्स सेवर को वो ऐड कर सके, तो ये एक रिप्लेसमेंट भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। और एक फाइनल जो उनका गोल था, तो डेफिनेटली अगर उनको 50 लाख वो गोल अचीव करना है तो 10 साल में वो 25,000 एसआईपी, यानी उनकी 10,000 की एग्जिस्टिंग और 15,000 की नई, वो दोनों मिला के वो आसानी से 50 लाख का जो गोल है वो कंप्लीट हो सकता है। तो सृष्टि जी, आपके सामने कई सारे विकल्प रखे गए हैं, कई सारे नए ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, कुछ फेरबदल की बातचीत की है विरल सर ने, आप उनको लागू कर सकती हैं और आपका जो टारगेट है 50 लाख का, उसको इजीली अचीव कर सकती है। तो 10 साल में 50 लाख के टारगेट्स, 15,000 रुपये की नई एसआईपी, आप इस तरह के फेरबदलों के साथ आप फर्दर ऐड कर सकती हैं। चलिए आगे भी हम कुछ और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन ये 3 नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन कौन से 3 फंड जिनको आप फर्दर ऐड कर सकते हैं? पराग पारिक फ्लेक्सी कैप,
SBI ब्लू चिप फंड और उसके अलावा ईडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसको भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। तो एक चुनाव में आप ये नाम को और शामिल कर सकते हैं। अब अपने अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ रचना जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। रचना जी नमस्कार, सवाल क्या आपका पूछिए। चलिए, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन रचना जी ने अपना पोर्टफोलियो भेजा है और साथ साथ उन्होंने भी कहा है कि 9 से 10 साल में वो 5 करोड़ का एक लक्ष्य साध के चल रही हैं। करीब करीब 40 लाख का उनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है और वो ये चाह रही हैं कि जो उन्होंने अपनी लक्ष्य साधा हुआ है 5 करोड़ का, उसमें क्या बदलाव करें जो वो लक्ष्य को आसानी से अचीव कर पाएँ। उनकी जो SIPs हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। 10,000 की मेरे एसेट की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की 25,000 की, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की करीब करीब 10,000 की और उसके अलावा नैम इंडिया मिड कैप ऑप्स फंड की करीब करीब 25,000 की। तो विरल सर, 10 साल का नज़रिया है और करीब करीब 5 करोड़ का ये टारगेट साध रही हैं। 40 लाख का मौजूदा पोर्टफोलियो है। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? ये 6 गुना यहाँ से मान के चल रही है, करीब करीब इनका पोर्टफोलियो 10 गुने के आसपास हो जाए, तो पॉसिबल है क्या? सुमित जी, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है जिस हिसाब से उन्होंने अपना प्लानिंग उन्होंने शुरू किया है। तो यहाँ पे मेरे कुछ सजेशंस हैं उनको। पहले तो अभी करंट जो उनकी 70,000 की SIP चल रही है और 40 लाख का जो उनका करंट वैल्यू है, अगर उसको भी मैं ध्यान में रखूँ तो एटलीस्ट वो 3 करोड़ के आसपास ही पहुँच पाएंगे। तो शॉर्टफॉल जो है वो 2 करोड़ का रहेगा। अभी 2 करोड़ के लिए अगर देखने जाए सुमित जी, तो एटलीस्ट उनको 2.5 लाख 2.5 लाख की SIP होनी चाहिए पोर्टफोलियो में। मैंने डेफिनेटली यहाँ पे 40 लाख का जो उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है उसको भी ध्यान में रखा हुआ है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो 3 करोड़ बनेगा करंट की 70 SIP की और 40 लाख का, दोनों को कंसिडर करके। 5 करोड़ अगर करना है कॉर्पस, 2 करोड़ का शॉर्टफॉल है, उसके लिए एटलीस्ट ओवरऑल SIP 2.5 लाख की होनी चाहिए। तो एग्जिस्टिंग 70 और प्लस एडिशन करके टोटल 2.5 लाख की SIP उनके पास होनी चाहिए। तो ही वो 5 करोड़ का टारगेट जो उनको करना है, जो साल का उन्होंने टारगेट रखा है उसमें वो 9 से 10 साल का उन्होंने बताया है, उसमें वो कर सकते हैं। और भी कुछ 2-3 सजेशन है। एक, अगर वो रिस्क ले सकते हैं, उनका रिस्क प्रोफाइल है, क्योंकि मैं जैसे अगर उनका एग्जिस्टिंग में फंड्स देखूँ तो वो रिस्क ले सकते हैं मेरे हिसाब से। तो एक सेक्टोरियल फंड और एक फोकस फंड, क्योंकि फोकस फंड एग्रेसिव होता है बट कम स्टॉक्स होते हैं, तो वो फंड भी काफ़ी एक सजेशन मेरे यहाँ से उनको है कि वो भी देख सकते हैं ऐड करने का। और उनके पोर्टफोलियो में मैंने जैसे देखा कि कोई सेक्टोरियल फंड भी नहीं है, तो हो सके तो बैंकिंग यहाँ से बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, तो निप्पॉन बैंकिंग या टाटा बैंकिंग जो फंड है वो ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और मैंने जैसे कहा फोकस्ड फंड करना है तो क्वांट फोकस्ड को वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अभी लास्ट चीज़ एक है कि एक इमर्जिंग फंड जो है वो ऑलरेडी एक मिड कैप फंड है ही, तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहता है कि अगर 5-6 फंड्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो तो अलग अलग जो कैटेगराइजेशन के फंड्स है वो होने चाहिए। तो मिड कैप, कोटक इमर्जिंग मिड कैप ऑलरेडी है, तो वो निकाल कर दूसरा कोई फंड को वो ऐड कर सकते हैं। तो रचना जी, पहली चीज़ तो थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है। रफली 2.5 लाख के आसपास की आपकी SIPs होनी चाहिए, जिसको आपको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा अगर आप इस तरह गोल अचीव करना चाह रही हैं। गोल तो अचीवेबल है लेकिन ड्यूरेशन कम है, वो 10 साल की ड्यूरेशन या तो आप बढ़ा दीजिए तो आपका एक बार का गोल शायद अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको फेरबदल करने की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में। और जो नए नाम, जो नए निवेश की बातचीत विरल सर ने भी की, वो आपकी स्क्रीन पर आप उन्हें वहाँ पर देख ही पा रहे हैं। अब बातचीत करते हैं अगले दर्शक से। गाजियाबाद से हमारे साथ पंकज दीक्षित साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दीक्षित साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार दीक्षित साहब। हाँ जी सर, नमस्कार जी, पूछिए मेरा सवाल। सर, मेरा पोर्टफोलियो 14 लाख रुपए का अभी प्रेजेंट करंट वैल्यू है सर, और मेरे 4 फंड में उसमें मेरे हैं। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 4,000 रुपए, ICICI फार्मा में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपए, एक्सिस मिड कैप में 4,000 रुपए। और मेरा एम सर 23 ईयर से 25 ईयर में 5 करोड़ का एम है। तो क्या मैं अचीवमेंट इतने से ले सकता हूँ या मुझे SIP कुछ और बढ़ाना चाहिए सर? ओके विरल सर, इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो करीब करीब 14 लाख का है। 5 करोड़ का ये लक्ष्य साध रहे हैं। 23 साल का इन्होंने टाइम फ्रेम रखा है। इन्होंने अपनी SIPs आपको भेजी हैं और आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो क्या ये लक्ष्य अचीवेबल है? पहली चीज़, 23 साल का ड्यूरेशन, क्योंकि एक रीजनेबल ड्यूरेशन है जहाँ पर ये अचीव कर सकते हैं। तो क्या ये अचीवेबल है? एक,
15% या 12 से 14% के जो टाइम फ्रेम हम मानते हैं यूजुअली म्यूचुअल फंड के रिटर्न को लेकर, ये अचीव हो जाएगा 5 करोड़ का आंकड़ा? डेफिनेटली आपका जो आंसर है वही मेरा भी आंसर है, अचीवेबल है, क्योंकि टाइम काफ़ी अच्छा रखा है उन्होंने, और वो इक्विटी में कर रहे हैं तो और ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। जस्ट उनको एक कैसे वो हो सकता है, अचीवेबल क्यों है, वो मैं थोड़ा बता दूँ। 14,000 की SIP कर रहे हैं तो 2.6 करोड़ का कॉर्पस वो 12% के हिसाब से वो रख सकते हैं एक्सपेक्टेशन रिटर्न्स की, कंपाउंडेड रिटर्न कैगर की, तो 2.6 करोड़ अचीव कर सकते हैं। करंट वैल्यू में अगर 14 लाख भी पकड़ूं तो वो भी आसानी से 2.18 करोड़ के आसपास 23 साल के बाद होगी। तो SIP की 2.6 और लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो भी बन के रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो और भी SIPs जुड़ते जाएंगी और बनते जाएगा, तो 2.18 करोड़ वहाँ से हासिल कर पाएंगे। तो ईजिली अचीवेबल ये टारगेट है, 23 ईयर्स है, काफ़ी अच्छा टेन्योर रखा हुआ है ये टारगेट अचीव करने के लिए। यहाँ पर मैं फंड के कुछ सजेशन देना चाहूँगा कि एक्सिस मिड कैप जो है वो एक स्टैंड अलोन मिड कैप फंड है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि लार्ज एंड मिड कैप में आप तब्दील कर सकते हैं, तो एक इडलवाइज का लार्ज एंड मिड कैप उसमें ऐड कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ फार्मा सेक्टर में यहाँ से। इसके लिए मेरा ये रहेगा कि अगर आपको सेक्टोरियल बैट लेना ही है, सेक्टोरियल में मानते हैं, रिस्क पता है आपको, टाइम दे सकते हैं, 23 साल का टाइम है, तो एक ICICI का एक थीमेटिक फंड है जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थीमेटिक जो सेक्टर्स हैं उसमें डालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फंड है। फंड मैनेजर को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है कि कौन से सेक्टर्स में कभी बैट करना चाहिए, कभी एंट्री लेनी चाहिए, कभी एग्जिट लेना चाहिए। तो ये थीमेटिक जो है वो शायद से आपको ज़्यादा हेल्पफुल कर सकता है ऐसे सिनारियो में। तो फार्मा से आप एग्जिट होके ये थीमेटिक वाले फंड में जा सकते हैं। बाकी आपका जो पोर्टफोलियो है, एक चेंज मैंने बताया है, अदरवाइज तो अचीवेबल काफ़ी अच्छी तरीके से है। तो 23 साल में करीब 2 करोड़ का कॉर्पस आपका बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आपका ऑलमोस्ट जो गोल है वो अचीवेबल है। कुछ फेरबदल की ज़रूरत यहाँ पे की है, जो कि विरल सर ने आपको बताई भी है। और SIP का आपका ड्यूरेशन भी ठीक है, SIPs भी ठीक है, थोड़ा बहुत फंड बदलाव की ज़रूरत है, वो आप देख सकते हैं। एक नोटिसेबल चीज़ जो विरल सर ने कही कि वो फार्मा को लेकर बहुत बुलिश नहीं है, इसलिए वहाँ पर आप बदलाव कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। इस सेक्टर से निकल के आप किसी और सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, थीमेटिक में जा सकते हैं राधा। आप देख रहे हैं योर मनी और हम बातचीत कर रहे थे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड्स को लेकर भी, और साथ ही साथ हमारे साथ विरल सर मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दिलवा रहे हैं जिनसे हम, और जो अलग अलग पोर्टफोलियोज को देख रहे हैं किस तरह से फेरबदल की वहाँ पर ज़रूरत है। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे अगले दर्शक है जो कि वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मैंने CNBC आवाज में मैंने अपने सारा क्वेरीज दिया हुआ, उसमें मैंने जो आप पोर्टल में देख रहे होंगे सर, 5 फंड मैंने उसमें चूज किया हुआ है, और ऑलरेडी मैं नियर अबाउट 8-10 सालों से मैं इसको फंड में पैसे कलेक्ट कर रहा था। तो सर मेरी क्वेरी ये है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि 2 करोड़ का आफ्टर फॉर रिटायरमेंट पर्पज से आफ्टर 20 ईयर होना चाहिए। अभी तक मेरा जो वैल्यू है ऑलमोस्ट 25 लाख अराउंड हो चुका है इसका, ये सारे फंड में मिला के। अभी ये 2 फंड मेरा नया है, SBI निफ्टी 50 इंडेक्स और ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप, ये रिसेंटली मैंने किया। अच्छा सिंह साहब, टोटल कितने फंड्स आपने ले रखे हैं? ये 5 है जो लिखा हुआ है। ओके। और दो फंड जो है अभी मैंने रिसेंटली किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ से हुआ होगा। ओके। और सेम SIP साइज है उनका भी? जी जी जी। ओके ओके। टोटल वैल्यू जो है सारे फंड का मिला के अराउंड इस समय जो है करेंट है 25 या 26 लाख के अराउंड है अभी जो है मेरे पास। तो क्या मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या किसी में चेंज करना होगा? ओके। विरल सर, 20 साल का नजरिया और करीब करीब 2 करोड़ का कॉर्पस, ये अपने रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। 40 साल की उम्र है और करीब करीब 25 लाख अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू है, यानी कि यहाँ से भी इनको रफली 8 से 9 गुना ऊपर जाना होगा, तब जाके इनका पोर्टफोलियो वहाँ पहुँचेगा। अचीवेबल लग रहा है 20 साल में? अचीवेबल है, क्योंकि करंट वैल्यू 25 लाख ऑलरेडी हो चुकी है। SIP के फंड के सिलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं उनके। अगर मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ से ऑल टाइम है तो निफ्टी 50 इंडेक्स डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा आपको कुशन देगा जब भी मार्केट की वॉलेटिलिटी रहेगी। बट टाइम टेन्योर अगर ज़्यादा है तो एक्टिव फंड में अगर आप पार्टिसिपेट होते हैं तो वो फंड के जो रिटर्न्स रहेंगे उसको भी ये बीट कर सकते हैं, जो आपके निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है। बट ओवरऑल आसान तरीके से आप आपका जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे राघवेंद्र जी।
मुझे यहाँ पे सिर्फ एक कंसर्न या क्वेरी मैं बोल सकता हूँ आपके एक क्वेश्चन को देख के। आपने सिर्फ ये रिटायरमेंट का टारगेट रखा है, उसके अलावा और भी कुछ गोल्स हो सकते हैं आपके, शायद से आपने उसके लिए भी प्लान किया हो, और अगर नहीं किया है तो वो हिसाब से आपको एक बार रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। आपके कोई भी वित्तीय सलाहकार होंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, उनको आप पूछ सकते हैं कि मेरा जो गोल है अपार्ट फ्रॉम मेरा रिटायरमेंट और कोई गोल है तो उसको भी ध्यान में रखकर मैं ओवरऑल मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। बट हाँ, रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आप SIP किया है, फंड सिलेक्शन अच्छा है, टारगेट अचीवेबल है। इनफैक्ट आपका टारगेट, आप जितना टारगेट है उससे ज़्यादा अराउंड 2.8 2.9 करोड़ के आसपास आपका अचीव हो सकता है 12% के हिसाब से। तो आपकी SIP सही, आपका निवेश सही, आपका गोल भी सही, लेकिन अगर कुछ एडिशनल गोल्स आपने अपनी ज़िंदगी में साथ रखे हैं इनके अलावा, रिटायरमेंट के अलावा, तो आप उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग से भी एक बार कर सकते हैं। लेकिन सो फार आपके SIPs के अंदर कोई फेरबदल की ज़रूरत नहीं लग रही है और सिचुएशन बिल्कुल सही है। विरल सर, कोई टॉप 4 फंड्स जो आपकी तरफ से हो? टॉप 4 फंड में डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक मैं कॉन्ट एक्टिव फंड जो है मल्टी कैप कैटेगरी का, जो मैंने शुरू में बोला, वो एक बार देख सकते हैं। कैनरा स्मॉल कैप फंड जो मेरा फेवरेट फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, आज यहाँ से स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आपका 10 साल से ज़्यादा व्यू है तो कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप देख सकते हैं। हाइब्रिड इक्विटी बैलेंस फंड भी बहुत होना ज़रूरी है। आपका टारगेट अगर यहाँ से 5 साल के आसपास है, आप FD में करते हो तो FD का एक ऑल्टरनेटिव, बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। 5 साल से ज़्यादा अगर आपका 5 साल से ज़्यादा थोड़ा रखता है तो आपको डेफिनेटली इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए FD से ज़्यादा मिल सकता है। और एक थीमेटिक, कौन सी थीम चलेगी हम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमको चूज करना, जज करना। फंड मैनेजर आपका काम करेगा। तो ICICI का पूरा थीमेटिक फंड, सो कॉन्ट एक्टिव, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, महिंद्रा हाइब्रिड इक्विटी और ICICI का थीमेटिक एडवांटेज फंड। तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, इसकी फोटो खींच सकते हैं कि इन फंड्स पे अगर आप विरल सर के टॉप फंड्स देखना चाह रहे हैं तो ये 4 नाम आप तलाश सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विरल सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और वो भी इतने बिजी शेड्यूल और साथ साथ इतने ट्रैफिक के साथ यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को यहीं समेटेंगे और लगातार CNBC आवाज़ पे खबरों का सिलसिला बना रहेगा।